हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो कैरेक्टर होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन के द्वारा जाते हैं। ठीक, अब जीन के द्वारा जाते हैं तो जीन कहाँ होते हैं? तो जीन क्रोमोसोम में होते हैं हमारे, और वो क्रोमोसोम कहीं ना कहीं उस क्रोमोसोम में ढेर सारे डीएनए के कॉइल्स होते हैं। तो इस बात पे बहुत सारी बहस हुई कि आखिर कौन सी ऐसी कैरेक्टर है या कौन सा ऐसा ट्रेट है जो मेंडल साहब ने कहा था ट्रेट जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, क्या है जो जेनेटिक कैरेक्टर की तरह यूज़ होता है। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला नहीं, डीएनए जो है एज द जेनेटिक मटेरियल है। तो इस बात की पुष्टि के लिए समय समय पर अलग अलग शोध हुए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा। तो इसमें जो अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए को सबसे पहले अस्तित्व में अगर किसी ने लाया था तो वो थे फ्रेडरिक माइखर साहब। ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेडरिक माइखर साहब ने ही सबसे पहले डीएनए को अस्तित्व में लाया था, और इन्होंने डीएनए की जो डिस्कवरी की थी वो न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल में की थी। कहाँ किया था? न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल में, मतलब पस सेल की न्यूक्लियाई में। पस सेल तो आपको पता ही होगा। और जब इन्होंने पस सेल से एक न्यूक्लियाई के अंदर कुछ निकाला तो उनको एसिडिक सब्सटेंस मिला, एसिडिक सब्सटेंस, और उस एसिडिक सब्सटेंस का इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिन की डिस्कवरी किसने की थी? तो हमारे फ्रेडरिक माइखर साहब ने न्यूक्लिन की डिस्कवरी की थी। कहाँ से आइसोलेट किया था? दिस इज़ द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल। बात फिर बहस होने लगी कि न्यूक्लिन है क्या, क्या होता है, क्या होता है। तो पता चला कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक, न्यूक्लिक एसिड होता है, और दूसरा इसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन होगा, दूसरा इसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन होगा। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दो चीज़ें थी जो कि इस न्यूक्लियाई में हो सकती हैं। इसके बाद इसकी पुष्टि जो की समय पर अलग अलग वैज्ञानिक आए। जो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1928 ईस्वी में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। सोच लीजिए, मतलब 20 शताब्दी की बात हो रही है। 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसका कुछ हद तक इन्होंने समझा पाया कि हाँ डीएनए जेनेटिक। क्या एक्सपेरिमेंट किया ये समझ लेते हैं। बेसिकली ये काम कर रहे थे हमारे न्यूमोनिया के वैक्सीन पे। किसकी वैक्सीन पे? न्यूमोनिया की वैक्सीन पे काम कर रहे थे ये, न्यूमोनिया की वैक्सीन पे। ठीक, न्यूमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि होती किसके द्वारा है? ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है, न्यूमोनी, या कहीं कहीं डिप्लोकोकस न्यूमोनी, दोनों के द्वारा होता है। ठीक, तो ये इसी पे काम कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा जो फैल रहा था रोग न्यूमोनिया, उसी के द्वारा। जनरली ये न्यूमोनिया डिजीज़ मैमल्स पे होता था, बट बेसिकली ये माइस पे देखा गया, और माइस इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे, मर जाते थे, डेड हो जाते थे। तो इन्होंने इसी को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? इन्होंने ग्रो कराया। ठीक, कुछ कल्चर्स को, स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूमोनी के कल्चर्स को इन्होंने ग्रो कराया, बांट दिया। कुछ स्ट्रेन को इन्होंने वायरुलेंट कहा और कुछ को इन्होंने नॉन वायरुलेंट कहा। अब वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट क्या होते हैं ये बहुत ज़रूरी है समझना हमें। वायरुलेंट स्ट्रेन्स वो स्ट्रेन्स होती हैं जो कि पैथोजेनिक होती हैं या डिजीज़ कॉजिंग होती हैं। ठीक, डिजीज़ कॉजिंग होती हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग होती है वो सारे इन्होंने कहा कि ये वायरुलेंट स्ट्रेन है। और जो हार्मफुल नहीं होती हैं, मीन्स हार्मलेस होती हैं, ठीक, इट्स नॉट डिजीज़ कॉजिंग, दैट नोन एज द नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ये हमारे ग्रिफिथ साहब ने कहा। इसके बाद इन्होंने अलग अलग स्ट्रेन्स को अलग अलग कल्चर में, अगार में ग्रो कराया, और जब ग्रो कराया तो इन्होंने पाया कि कुछ जो वायरुलेंट स्ट्रेन थी वो अगर में ग्रो कराने के बाद काफ़ी चिकनी चिकनी हो गई। क्यों चिकनी हुई? जब इनका इन्होंने स्टडी की क्यों चिकनी हुई, तो उन्होंने पाया जो इसकी बाहर लेयर थी, बाहर की लेयर थी, वो कैप्सूल, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? दिस इज द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की बनी होती थी। ठीक, मतलब इसमें एक कैप्सूल पाया जाता था। ठीक, प्रेजेंस ऑफ द कैप्सूल, प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। बट इन दिस केस नॉन वायलेंट स्ट्रेन में अब्सेंस, कोई कैप्सूल नहीं था, अब्सेंस ऑफ कैप्सूल।
ठीक। और कैप्सूल जो है पॉलीसैकेराइड का बना था, दैट्स वाई ये स्मूथ रहती थी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती थी, इसलिए इसका नाम इन्होंने दे दिया एस स्ट्रेन। और इसका उन्होंने नाम दिया, चूँकि ये स्मूथ नहीं थी, इसमें कोई कैप्सुलेटेड लेयर नहीं थी, दैट्स वाई दिस इज़ रफ एंड दोस नोन एज द आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ग्रिफिथ साहब ने वायलेंट नॉन वायलेंट स्ट्रेन लिया और उसको वायलेंट को एस स्ट्रेन का और नॉन वायलेंट को आर स्ट्रेन का नाम दिया। अब बात करते हैं, अब क्या हुआ। ये करने के बाद इन्होंने एस स्ट्रेन को, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, एस स्ट्रेन को सबसे पहले माइस में इंजेक्ट कराया। एस स्ट्रेन है ये, सपोज दैट, ठीक, ये एस स्ट्रेन है। इस एस स्ट्रेन को कहाँ पे इंजेक्ट कराया, एस स्ट्रेन को इन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया, माइस पे। और जैसे ही माइस में इंजेक्ट कराया वैसे ही देखा कि माइस जो है डेड हो गई। क्यों? तभी तो इन्होंने कहा कि वायरुलेंट है, क्योंकि ये मर गई। अब इन्होंने एस स्ट्रेन की जगह फिर उसके बाद आर स्ट्रेन को ऐसा बना देता हूँ, ठीक। जब आर स्ट्रेन को इन्होंने किसी माइस में इंजेक्ट कराया तो देखा वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक, उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मरा, मतलब रफ स्ट्रेन इज़ द नॉन वायलेंट हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एस स्ट्रेन को, इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, दिस इज़ द एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, और दिस इज़ द आर स्ट्रेन। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब एस स्ट्रेन को इन्होंने हीट के द्वारा किल किया। पहले एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन या कुछ ऑटोक्लेव की सुविधा नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया था, सिंपली हीट करा दिया था, वाटर में बॉयल करवा के हीट करा दिया था, इसलिए बोला था हीट किल्ड एस स्ट्रेन। जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया आए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आए, और इसको इन्होंने इंजेक्ट कराया माइस में, तो देखा, क्या देखा, तो इन्होंने देखा कि सारे सर्वाइव कर रहे हैं। वाह, सर्वाइव हो गए। मतलब अभी तक सिंपली एस स्ट्रेन को मारा था तो डेड हुआ था, लेकिन जैसे उसको हीट किल्ड किया वैसे ही सारे सर्वाइव करने लगे। अब इन्होंने एक चीज़ और किया, इन्होंने और क्या किया, इसको मिटाता हूँ मैं। इन्होंने एक और स्ट्रेन लिया, क्या किया, इन्होंने दो स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। कौन कौन से स्ट्रेन को मिक्स किया, इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, ठीक, हीट किल्ड और आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों के केस में माइस सर्वाइव कर रहा है। और जब इस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो क्या पाया कि सारे माइस जो हैं डेड हो गए। अब इनका दिमाग घूमा। दैट्स वाई इस एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफिथ साहब के इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किए कि कुछ ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक, ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से, एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। तो इन्होंने इस बेस पे एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया और कहा कि कुछ है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं जेनेटिक कैरेक्टर ही होगा जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई जेनेटिक मटेरियल होगा जो ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो नॉन स्ट्रेन्स था, जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, जो कि वायरुलेंट नहीं है, उसको ऐसा बना दे रहा है जो कि वायरुलेंट हो जा रहा है, ठीक। अब इनकी बात को और पुष्टि करने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए, ग्रिफिथ साहब की पुष्टि करने के लिए 3 और साइंटिस्ट आए कुछ समय बाद, 1944 में। 1928 में ग्रिफिथ साहब थे, उसके बाद 1944 में, 1944 में 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकलियॉड और मैककार्टी साहब आए। मैं तीनों लोगों का नाम लिख देता हूँ, ये सर नेम है, एवरी, मैकलियॉड और मैककार्टी साहब। ये तीनों साहब ने क्या किया, ये तीनों साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही सिंपली ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था बेसिकली उसी का कल्चर लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इन्होंने कल्चर लिया, ये इन्होंने कल्चर लिया हीट किल्ड का, क्योंकि बात वहीं पे फंसी थी, हीट किल्ड में ही कुछ प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कल्चर लिया, इसको मैं लिख देता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कल्चर लिया। अब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ इन्होंने क्या किया, इसको सबसे पहले 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया, मतलब 3 अलग अलग बीकर में कह सकते हैं या किसी फ्लास्क में कह सकते हैं, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया,
ठीक। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने एक सिंपल सा किया। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस हीट किल्ड स्ट्रेन से कुछ चीज़ें रिमूव कर दी थी। क्या रिमूव किया था? लिपिड, फैट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का इन्होंने रिमूवल कर दिया था। किसने? इस स्ट्रेन से जो कल्चर था, उस कल्चर से सबसे पहले इन्होंने लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का रिमूवल कर दिया सिंपली, और शुगर्स का भी, वो कार्बोहाइड्रेट में शुगर आ जाएगा, जितने भी शुगर्स हैं, जितने भी लिपिड्स हैं, उन सबका रिमूवल कर दिया। अब बचा क्या? अब केवल रिमेनिंग आइटम अगर जो बचा होगा वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। रिमेन क्या बचा होगा इसमें? या तो आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा, या तो नहीं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। यही 3 चीज़ें थी जो अब बची थी। ठीक, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया, उसमें से लिपिड कार्बोहाइड्रेट को निकाल दिया, बचा क्या इस कल्चर में? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब इसको जो है 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, और फिर इन्होंने तीनों में क्या किया? अलग अलग एंजाइम्स डाला। यहाँ पे उन्होंने क्या ऐड किया? प्रोटीएज, यहाँ पे आरएनएज और यहाँ पे डीएनएज। अब इन तीनों का फंक्शन हमें पता है। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज प्रोटीन को लाइसिस करता है, तो प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। आरएनएज आरएनए की लाइसिस करेगा, आरएनए को डिग्रेड कर देगा। डीएनएज डीएनए की लाइसिस करेगा और डिग्रेड कर देगा। फिर